नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम हब के यूट्यूब चैनल पर। यूपीटीईटी का बिल्कुल बच चुका है और परीक्षा बिल्कुल सर पर है। ऐसे में मोटी-मोटी किताबें पढ़ने का समय तो गया, अब समय है सटीक वार करने का। और इसलिए आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए ईवीएस की गागर में सागर वन लाइनर स्पेशल क्लास। कम समय, सटीक तैयारी और इस बार 30 में से 30 नंबर की पूरी बारी आपके लिए। आज की इस क्लास में हम पूरे पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का निचोड़ सिर्फ वन लाइनर्स के रूप में खंगालने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, कोई फालतू थ्योरी नहीं, सिर्फ वही पॉइंट्स जो सीधे एग्जाम में छपते हैं। तो अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए क्योंकि आज की यह क्लास आपके यूपीटीईटी के स्कोर को सीधे बूस्ट करने वाली है। अगर आज आपने इस गागर में सागर क्लास को पूरा देख लिया तो पर्यावरण का एक भी सवाल आपकी नज़रों से बचकर नहीं जाएगा। बिना एक भी सेकंड गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का महादंगल। जितने भी लोग इस क्लास में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिएगा कि अर्नेस्ट हेकल साहब ने सन था 1866। मतलब पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में किया। फिर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, मतलब इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो एजी टांसले साहब ने 1935 ईस्वी में। गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द के जनक कौन है, तो इनका नाम है अर्नीस नेस। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो है पारिस्थितिकी पदछाप यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स के माप की इकाई क्या है, तो इसकी जो माप की इकाई है वो भूमंडलीय हेक्टर मतलब ग्लोबल हेक्टेयर। अब भारत में पारिस्थितिकी के जो जनक हैं उनका क्या नाम है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक मतलब फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन माने जाते हैं, तो वो है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक व मुख्य स्रोत क्या है, तो सीधी सी बात है कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद अगला प्रश्न जो आएगा वो आएगा कि एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा याद रखिए कि एक दिशीय मतलब यूनी डायरेक्शनल, या आप इसको कह सकते हैं कि वन वे फ्लो। मतलब ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है। 10% का ऊर्जा नियम किसने और कब दिया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार टीईटी में पूछा गया है। तो इसका एग्जाम्पल है कि लिंडमैन साहब ने 1942 में। और इसके अनुसार क्या है कि हर अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। फिर अगला प्रश्न जो आपके पास है तो वो है पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी, मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड जो हम बनाते हैं उसकी अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी, तो याद रखिएगा चार्ल्स एल्टन ने सन 1927 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है कि ऊर्जा का पिरामिड मतलब जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो कैसा बनता है, तो याद रखिए कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा और हमेशा सीधा बनता है। हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा होता है, मतलब जो कोई वृक्ष है उसका पारिस्थितिकी तंत्र जो आप बनाए, पारिस्थितिकी तंत्र का जो संख्या पिरामिड बनाएंगे वो कैसा बनेगा, तो याद रखिए कि किसी भी वृक्ष का जो संख्या पिरामिड बनता है वो सदैव उल्टा बनता है। तालाब या जलीय तंत्र का बायोमास मतलब जैव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो इसको भी याद रखिए कि ये भी सदैव कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो एक तो जैविक घटक और दूसरे अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं कि सभी सजीव जीव जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं वो सब जैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी जैसे भौतिक पदार्थ हैं, जैसे भौतिक या कार्बनिक पदार्थ जैसे जल, ताप, वायु, कार्बनिक पदार्थ जितने भी हैं जैसे CO2, O2, ये सब क्या है, अजैविक घटक हैं। अब प्रकृति के सफाई कर्मचारी या मेहतर किसे कहा जाता है,
तो इसको आप याद रखिए कि जो अपघटक होते हैं मतलब डिकम्पोजर, जैसे कवक और जीवाणु, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मचारी। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 14, उसके बारे में देखिए कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक क्रिया करते हैं? तो याद रखिएगा कि लाल रंग का प्रकाश जो होता है उसमें पौधे सबसे अधिक क्रिया करते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन जो है कि परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो इस खाद्य श्रृंखला के जो परस्पर समूह हैं उन समूहों को या उस समूह को खाद्य जाल या फूड वेव कहते हैं। ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए केवल पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको प्राथमिक उपभोक्ता या फिर आप शाकाहारी कह सकते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर वेजिटेरियन जीव बोला जाता है, वेजिटेरियन ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी परितंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो जो तत्वों का चक्रण होता है उसको जैव भू रासायनिक चक्र या बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा कि जो महासागर होते हैं या समुद्र, वो सब क्या होते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। फिर हम बात करें कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा कि जो धान के खेत हैं या एक्वेरियम है, जो धान के खेत होते हैं या फिर एक्वेरियम होते हैं, वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उनके बीच के संक्रमण क्षेत्र मतलब ट्रांजिशन जोन को क्या कहते हैं? तो इसे याद रखिएगा कि इकोटोन कहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इकोटोन क्या है तो आपका जवाब आना चाहिए कि दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र जो है उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, जो ट्रांजिशन जोन है, वो इकोटोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो संसार का जो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है वो मरुस्थलीय या महासागरीय। विकल्प के अनुसार आप महासागरीय सर्वोत्तम है। मतलब अगर एक ही विकल्प में मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र दिया हो और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है तो आप महासागरीय लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में मरुस्थलीय और महासागरीय दोनों ही विकल्प सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न आपका जो है वो ये है कि गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? मतलब जो गैलापागोस द्वीप समूह है वो किस वैज्ञानिक के पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन। फिर चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ और कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत साल 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर स्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर स्थान से साल 1973 में। अब चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन कौन है? तो याद रखिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन जो है इसको अपिक्को आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है और इस अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े साहब ने किया था। उसके बाद अगला आंदोलन जो है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा कि मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने मिलकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। फिर बिश्नोई आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो बिश्नोई आंदोलन जो है वो संत जाम्भोजी और अमृता देवी बिश्नोई द्वारा राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए चलाया गया था। बिश्नोई आंदोलन कहाँ चलाया गया? राजस्थान राज्य में जो खेजड़ी वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और संत जाम्भोजी ने मिलकर के स्टार्ट किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला यूकेलिप्टिस का पेड़ क्या कहलाता है? तो यूकेलिप्टिस का पेड़ जो है उसको पर्यावरण का दुश्मन या आतंकवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भूजल स्तर को तेजी से घटाता है। मतलब यूकेलिप्टस का पौधा जहां कहीं भी जिस भी क्षेत्र में होता है वहां का जो भूजल स्तर होता है उसको बहुत तीव्र गति से घटाने का काम करता है। अब अगर हम बंगाल के आतंक के बारे में बात करें कि टेरर ऑफ बंगाल किस जलीय पौधे को कहा जाता है? तो इसको जलकुंभी को कहा जाता है, यानी कि वाटर
हैसिंथ को कहा जाता है क्या? बंगाल का आतंक या टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? तो याद रखिएगा मीथेन, जिसको CH4 कहते हैं। यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिए कि CH4। मीथेन गैस एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है और धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से उत्पन्न होती है। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 कि जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डिजर्ट किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि अत्यधिक प्रदूषण है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अब लाइकेन्स, जो लाइकेन होते हैं वो किसके सबसे अच्छे और प्राकृतिक सूचक होते हैं? तो याद रखिएगा कि वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं, विशेषकर जो SO2 गैस होती है। कौन सी गैस है? SO2। कौन सी गैस? SO2 गैस के द्योतक है। मतलब लाइकेन्स जो है वायु प्रदूषण विशेषकर SO2 के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि लाइकेन्स बने काहे से होते हैं, तो याद रखिएगा इनका जो आधार होता है वो कवक का बना होता है तथा इनका जो ऊपरी भाग है वो शैवाल का बना होता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि सहजीवन के सबसे अच्छे एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो लाइकेन्स है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा वाल्टर सी रोसन या इनको WG रॉन्जन भी कहा जाता है, ने 1985 में सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल किया था। कहे का? बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल किया था। अब जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द को संकल्पना के रूप में प्रसिद्ध किसने कराया? तो प्रसिद्ध करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे E.O. विल्सन। E.O. विल्सन ने जैव विविधता शब्द को संकल्पना के रूप में प्रसिद्ध किया था। इन्हें फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 मई को। कितनी तारीख को? हर साल 2 मई को हम कौन सा मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? हर साल 22 मई को। ठीक, उसके बाद भारत में सर्वात्रिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा जो शांत घाटी है यानी कि साइलेंट वैली, जो केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है, उसे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो इसका जवाब आएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जैसे अमेजन वर्षा वन, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है नीलगिरी, और ये 1986 में घोषित किया गया था। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। मतलब किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है, एक तो तमिलनाडु, दूसरा केरल और तीसरा कर्नाटक। इसे कब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? तो सन 1986। फिर अगला प्रश्न है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द के जनक कौन है? तो नॉर्मन मायर्स ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द दिया था, और कब दिया था? तो सन 1988 में। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा कि भारत में अब तक सिर्फ 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित हैं, जिनमें पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा भारत म्यांमार क्षेत्र और चौथा जो है वो है सुडालैंड। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि रेड डाटा बुक यानी कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखिएगा IUCN द्वारा जारी की जाती है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखिएगा IUCN द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जारी की जाती है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? रेड डाटा बुक जो है उसमें संकटग्रस्त जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो गुलाबी पन्नों पर। कैसे? गुलाबी पन्नों पर कैसे जीवों को दर्शाया जाता है? संकटग्रस्त जीवों को। WWF यानी कि वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसे याद रखिएगा कि जियांट पांडा क्या है? WWF का प्रतीक चिन्ह है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो वर्ष 1972 में। ये क्वेश्चन पिछली बार के टीईटी के परीक्षा में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि जैव विविधता अधिनियम मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भारत में कब पारित हुआ? तो वर्ष 2002 में। फिर अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो है प्रमुख वन्यजीव परियोजनाएं मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो इसका जवाब क्या था कि वर्ष 2002 में। अब भारत में टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब है कैलाश सांखला को। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 1992 में। कब शुरू की गई? वर्ष 1992 में। अगर हम आपसे बात करें कि प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग की शुरुआत वर्ष 1970 में केदारनाथ अभ्यारण्य से की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है गिद्ध संरक्षण परियोजना मतलब प्रोजेक्ट वल्चर कब शुरू हुई? तो वर्ष 2006 में। कब शुरू हुई? वर्ष 2006 में। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि गिद्धों की मौत का प्रमुख कारण क्या था? तो गिद्धों की मौत का जो मुख्य कारण है वो डाइक्लोफेनाक नामक दवा थी जो एक पेन किलर है। जो क्या है? एक पेन किलर है यानी कि दर्द निवारक औषधि है। अब हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हंगुल परियोजना की शुरुआत वर्ष 1970 में हंगुल या कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए शुरू की गई और जो दाचीग्राम नेशनल पार्क में मिलता है। जो कहाँ मिलता है? केवल दाचीग्राम नेशनल पार्क में मिलता है। अब भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के बारे में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 51 कि भारत का सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका जो नया नाम है वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है और जो पुराना नाम था वो हेली नेशनल पार्क था। एक बात याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो हुई थी साल 1936 में की गई थी। साल 1936 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका जवाब आना चाहिए कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क? तो यह नेशनल पार्क जो है इसका नाम है केबुल लामजाओ। यह मणिपुर राज्य की लोकटक झील में स्थित है। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य में स्थित है वहां एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियाई शेरों का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है उसे एशियाई शेरों का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है या एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। साइबेरियन क्रेन मतलब सारस के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन मतलब सारस के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि भारत का बर्डमैन मतलब बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली साहब को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है बंगाल टाइगर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा राज्य में स्थित है किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ओलिव रिडले कछुआ। कौन सा? ओलिव रिडले कछुए के लिए कौन सा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा राज्य में स्थित है वो ओलिव रिडले कछुआ के और खारे पानी के मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंघा, और राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो सारस या क्रॉच है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कि यह उन्नाव जिले में स्थित है। इसका जो नया नाम है वो है चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। क्या नाम है इसका नया? चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न आपके पास है कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर नोएडा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो याद रखिएगा कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है वो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, वो भी कहाँ का? उत्तर प्रदेश राज्य का। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो यह ललितपुर जिले में स्थित है और इसका नाम है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन, जिसका सूत्र होता है N2, और इसकी प्रतिशतता है लगभग 78%। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम की घटनाएं मतलब वर्षा, कोहरा, आंधी आदि घटित होते हैं? तो इसका जवाब है कि क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभमंडल। अब अगला प्रश्न जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है? तो याद रखिएगा समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी हलचल नहीं होती। उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है कि ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो ये परत जो है इसको मध्यमंडल कहते हैं। यहाँ तापमान लगभग घटकर लगभग कितना -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेडियो तरंगे, जो रेडियो वेव्स होती हैं, पृथ्वी की किस परत से परावर्तित होकर वापस लौटती हैं? तो याद रखिएगा कि आयन मंडल से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं? तो याद रखिएगा कि मध्यमंडल में। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? या आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। कौन सी किरणें हैं? पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट फॉर्म के तौर पर CFC कहते हैं। इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर और AC में किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम है डॉप्सन यूनिट, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में DU लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? DU लिखा जाता है। अब विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे, कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था? सन 1987 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 कि पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों के अत्यधिक प्रभाव से मनुष्य में कौन सा रोग होने का खतरा रहता है? तो सही जवाब है कि त्वचा का कैंसर। फिर अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसकी खोज जोसेफ फूरियर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, और वो भी कब की थी? सन 1824 में। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका जो सूत्र है वो CO2। क्या होता है? सूत्र इसका क्या होता है? CO2। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैसें मुख्य ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, मीथेन मतलब CH4, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब NO2, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। अब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल कब और कहां हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल कब और कहां हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। अम्ल वर्षा जो होती है कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार है? तो दो गैसें याद रखिएगा कि एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ संयोग करके
क्रमशः H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो अम्ल वर्षा के मेन कंपोनेंट है, प्रमुख घटक है। ताजमहल के पीले होने और उसके संगमरमर के क्षरण क्षरण मतलब स्टोन लेप्रोसी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है वो अम्ल वर्षा है। और ये कहा क्यों क्यों वहां ज्यादा हुआ? क्योंकि मथुरा में जो तेल रिफाइनरी थी उससे निकलने वाली SO2 गैस के कारण क्या हुआ कि वहां की जो बारिश हुई उस बारिश में अम्ल की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण जो ताजमहल का संगमरमर है उसका क्षरण स्टार्ट हो गया, वो पीला होना स्टार्ट हो गया। इसीलिए क्या किया गया कि मथुरा की जो रिफाइनरी है वर्तमान में उसे बंद कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वाहनों से निकलने वाली सबसे विषैली गैस कौन सी है जो हीमोग्लोबिन में तेजी से घुलती है? तो इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र CO होता है। इसे दमघोटू गैस भी कहते हैं, क्योंकि इस गैस में अगर आप सांस लेंगे तो यह गैस आपकी श्वास फूलने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक सूचक किसे माना जाता है? तो अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस एयर के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं जिस एयर में SO2 की मात्रा ज्यादा होती है। अब गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है? तो आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नाम की बीमारी होती है। मतलब अगर हम लोग आर्सेनिक युक्त तो जल का उपयोग करेंगे तो जो बीमारी होगी उसका नाम क्या है? ब्लैक फुट। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य के भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण सबसे अधिक पाया जाता है? तो सही जवाब है कि पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो है कि भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। यह यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 3-4 बातें याद रखनी है। पहली बात तो आपको याद रखनी है इसकी तारीख कि कब हुआ था। तो 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात में हुआ था। दूसरा, किस गैस के कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। और फैक्ट्री जो थी वो क्या थी? वो कार्बाइड फैक्ट्री थी। उसके बाद अगला प्रश्न जो है कि पारा युक्त पानी पीने से कौन सा घातक रोग होता है? तो याद रखिएगा कि मिनी माता रोग जो है वो पारा युक्त पानी पीने से होता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले जापान में हुई थी। कैडमियम धातु के प्रदूषण से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? तो इस रोग का नाम है इटाई इटाई। धुआं यानी कि धुआं और कोहरे से मिलने से क्या बनता है? मतलब जब धुआं और कोहरा परस्पर मिल जाते हैं तो क्या बनता है? जो सर्दियों में दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी को कम कर देता है, तो जो बनता है उसको क्या कहते हैं? स्मॉग कहते हैं या धूम कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉग या धूम कोहरा। मतलब धूम कोहरा कब बनता है? जब धुआं और कोहरा परस्पर मिल जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की मानक इकाई क्या है? तो डेसिबल यानी कि डीबी। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सुरक्षित ध्वनि स्तर क्या है? तो सुरक्षित ध्वनि स्तर जो है वो दिन में है 55 dB और रात में कितना है? 45 dB। उसके बाद सड़कों के किनारे हरे पौधों की कतार लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो इसको ग्रीन मफलर कहा जाता है। भारतीय संविधान पे आ जाते हैं। तो भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया? साल 1976 42वें संविधान संशोधन से। अब अगला प्रश्न जो है वो है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 48A यानी कि अनुच्छेद 48 का भी बोलते हैं। और ये कब शामिल किया गया? कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है कि नागरिकों के लिए पर्यावरण संरक्षण और उसका सुधार करना किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी है? तो अनुच्छेद 51A(G) मतलब 51 का 6 के तहत नागरिकों के लिए पर्यावरण संरक्षण और उसका सुधार करना उनका मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न जो है वो भारतीय संविधान में वन
और वन्य जीव को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची, मतलब पहले यह राज्य सूची का विषय था, परंतु अब इसे समवर्ती सूची में, मतलब भारत में जो वन है और वन्य जीव है, इनका जो संरक्षण होगा वो राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों का उत्तरदायित्व है। देखिए, अभी तक हम लोग 100 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और शायद याद भी हो रहे होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो वर्ष 2010 में। और इसका मुख्य कार्य क्या है कि पर्यावरण मामलों का तेजी से निपटारा करना। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा कि जो गंगा डॉल्फिन है उसको वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह कौन सा है और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद का और राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर और राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप कब अपनाया था? तो याद रखिएगा कि 22 जुलाई सन 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 106, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी सन 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। पहले 6 देश जो है वो है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है हमारा भारत। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो जो केप कोमोरिन है कन्याकुमारी में, वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। मतलब अगर मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी में है। लेकिन भारत का जो सुदूर दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वह है कर्क रेखा। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न कि भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी नदी को कहा जाता है पवित्रता के आधार पर। ये याद रखिएगा आप कि बूढ़ी गंगा मतलब दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा दोनों में अगर दोनों अलग अलग हैं। जो दक्षिण गंगा है वो गोदावरी नदी है, लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा की बात करी जाए तो वो कावेरी नदी है। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी, एक बार गुजरात राज्य में और दूसरी बार मध्य प्रदेश राज्य में। जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सी नदियां बनाती हैं? तो याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? ये जो नदी है भैया, ये नदी है यमुना नदी। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि अत्यधिक प्रदूषण के कारण यमुना नदी को क्या कहा जाता है? खुला नाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदियां डेल्टा ना बनाकर एस्चुअरी यानी कि ज्वार नद मुख बनाती हैं? तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती नदी। यहाँ पर तापी लिखा है जिसको आप सुधार कर लीजिए। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वो
डेल्टा न बना करके एस्चुरी यानी कि ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, और ये दोनों नदियां क्या हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो याद रखिएगा कि वूलर झील जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील यानी कि लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मतलब ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में है। कौन सी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अगर भारत की बात करें तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गाडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब आना चाहिए कंचनजंगा, क्योंकि जो केटू है वो POK मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन उसको भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो आपका जवाब होगा कंचनजंगा। अब कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो याद रखिएगा जी, जो काली मिट्टी होती है यानी कि ब्लैक सॉयल, वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, और इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो वो मिट्टी है भाई साहब जलोढ़ मिट्टी। बातें क्लियर हो रही हैं आप सभी को? अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो ज्वालामुखी है इसका नाम है बैरन द्वीप। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। लेकिन अगर आपसे कहें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। मतलब अगर आपसे भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन साहब, लेकिन विश्व में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। फिर अगला है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है और इसके जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसके जो जनक है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसको अंग्रेजी में ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि रबी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों ये रबी की प्रमुख फसलें हैं। खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं जो मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं? तो धान, यानी कि चावल, मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। यहाँ सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यहाँ क्या होता है? सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है? तो पूर्वोत्तर भारत, प्रमुख रूप से नागालैंड और मिजोरम में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी, परंतु पहली बार यह मनाया गया था सन 1974 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे कि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, यानी कि जल, पृथ्वी और जैव विविधता। यानी कि 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस, और 22 मई को क्या? जैव विविधता दिवस। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व वन्य जीव दिवस
कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस की अगर बात करें तो 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को 1971 के रामसर कन्वेंशन की याद में। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। वो भी कब? वो भी किसकी याद में? तो डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की याद में हर साल हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब भारत में वन्य जीव सप्ताह यानी कि वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर तक, यानी कि अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है उसे वन्य जीव सप्ताह के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई तक, यानी कि जुलाई का जो पहला सप्ताह है उसे हम वन महोत्सव सप्ताह के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता महीना, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता महीना कब से कब तक मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 19 अक्टूबर से लेकर के 18 नवंबर तक हम राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता महीना के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जिसको नीरी कहते हैं कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून यानी कि उत्तराखंड राज्य में। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह भी देहरादून उत्तराखंड राज्य में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोयम्बटूर तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, क्या भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वो भी कहाँ है? कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी केन्या में। इसकी स्थापना 5 जून सन 1972 में हुई थी। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? तो 5 जून 1972 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या देश के नैरोबी में है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान का संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है गुरुग्राम हरियाणा, मतलब भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। और एक खास बात याद रखिए कि यह एकमात्र बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। इसके अलावा भारत में किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। अब हम लोग बात करते हैं कि विटामिन शब्द का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो कैसिमिर फंक ने 1912 में। अब अगर बात करें कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो मात्र 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, एक विटामिन बी और दूसरा विटामिन सी। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो ए डी ई और के, इनको आप याद रख सकते हैं कीड़ा के रूप में। क्या कीड़ा? मतलब के का मतलब विटामिन के, ई, डी और ए, ये सभी विटामिन क्या हैं? जो वसा में घुलनशील है।
अब किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, मतलब वह कौन सा विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सूर्य की किरणों की मदद से त्वचा में बनता है। उसके बाद विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, कमी से रोग रतौंधी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, कमी से रोग जो होता है वो स्कर्वी, यानी कि मसूड़े जो आपके मसूड़े हैं, मसूड़ों से खून आने का जो लक्षण है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आंवला, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप बताएंगे कि विटामिन सी। गर्म करने पर यह विटामिन सबसे पहले नष्ट होता है, मगर अगर मतलब ये है कि अगर आपको विटामिन का मिश्रण दे दिया जाए और कहा जाए इसे गर्म करिए, तो सबसे पहले नष्ट होने वाला जो विटामिन है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। अब अगले प्रश्न की बात करें कि किस विटामिन की कमी से, मतलब वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से शरीर में रुधिर का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। और विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। और इसके जो एग्जाम्पल्स में आते हैं वो ग्लूकोज है, केला है, आलू है, गेहूं, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर के विकास और नई कोशिकाओं या ऊतकों के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो प्रोटीन। और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। प्रोटीन का समृद्ध और उत्तम स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे समृद्ध और उत्तम स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। इसमें लगभग 40 से 42% प्रोटीन होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन से दो मुख्य रोग होते हैं? तो एक होता है क्वाशियोरकर और दूसरा है मरासमस। अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, जिसको रक्ताल्पता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्ताल्पता। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है या खून की कमी कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में हम इसको खून की कमी कहते हैं। ठीक है। एनीमिया से पीड़ित मरीज को डॉक्टर किन चीजों को खाने की सलाह देते हैं? तो आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। एक बात याद रखिएगा कि यह यूपीटीटी का सबसे पेट क्वेश्चन है, मतलब कई बार यूपीटीटी में पूछा गया है। आयोडीन की कमी से गले में कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग, जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। थायराइड ग्रंथि में क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन से खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? इसका वाहक कौन है? तो मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोअन है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और इसका जो वाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। अगले प्रश्न की तरफ बात करें तो मलेरिया की जो दवा है कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? तो सिंकोना नाम का पौधा है जिसकी छाल से मलेरिया की दवा कुनैन को परिष्कृत किया जाता है। अब मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सर रोनाल्ड रास ने, और वो भी की कहाँ थी? सिकंदराबाद, भारत में। सर रोनाल्ड रास ने मलेरिया के परजीवी की खोज कहाँ की थी? सिकंदराबाद, भारत में की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि डेंगू और चिकनगुनिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलते हैं? तो एडीज एजिप्टाई मच्छर, इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। एडीज एजिप्टाई या टाइगर मॉस्किटो के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया रोग फैलते हैं। रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर लगना, रोग किसके काटने से होता है? तो पागल कुत्ते, भेड़िए या बंदर के काटने से होता है। यह एक वायरस जनित रोग, कैसा? विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग है? तो ये कैसे हैं? जल जनित रोग है जो दूषित जल यानी कि दूषित पानी और भोजन से फैलते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो विडॉल टेस्ट किया जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि प्लेग महामारी को फैलाने का मुख्य कारण क्या था, या प्लेग महामारी किसके कारण से फैलती है? तो चूहों के शरीर पर पाए जाने वाले पिस्सू जो होते हैं उनके कारण प्लेग नाम की महामारी फैलती है, और यह एक जीवाणु जनित रोग है।
अगला क्वेश्चन है कि जो दूध होता है, मिल्क, यानी कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही जमने या बनने की प्रक्रिया को प्रक्रिया के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस। पूरा नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो पाश्चुरीकरण है, पाश्चुरीकरण तकनीक किसने खोजी थी? या ये कहें कि पाश्चुरीकरण तकनीकी का विकास किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने। किसने किया? लुई पाश्चर ने। अब खाद्य पदार्थों को, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखने पर वे खराब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु या सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सब्जियों और फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कृत्रिम कोल्ड स्टोरेज विधि क्या कहलाती है? तो शीत भंडारण। मतलब सब्जियों और फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कृत्रिम कोल्ड स्टोरेज विधि क्या कहलाती है? शीत भंडारण, मतलब कोल्ड स्टोरेज ही कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? आप सभी की इतनी बातें क्लियर? तो साथियों, ये थे यूपीटीईटी ईवीएस के वे चुनिंदा वन लाइनर्स जो हर साल सीधे पेपर में छपते हैं। इस गागर में सागर क्लास का 2 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं परीक्षा में 30 में से लगभग 30 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।